नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रदीप आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रीजनिंग रनवे प्लेटफॉर्म पर। साथियों, नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि आज इस कक्षा में किस टॉपिक के ऊपर हम लोग वार्तालाप करने वाले हैं। यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और जिस किसी भी एग्जाम में हिंदी का पार्टीशन है और जिसमें छंद आता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे कि छंद किसे कहते हैं, छंद का निर्माण कहां हुआ, छंद के अंग कितने हैं, मात्रिक वर्णिक छंद में क्या अंतर है, छंद के अंग कौन कौन से हैं, सर मात्राएं कैसे लगाई जाती है, एग्जाम में छंद को पहचानेंगे कैसे, ये सभी बातों पर चर्चाएं जो होंगी वो मेरे साथ इस कक्षा में होने वाली है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक है छंद। किसे कहते हैं छंद आखिरकार? तो मेरे थ्रू एक बात सुनिएगा जरूर। देखें, मात्रा मात्राओं की गणना, अक्षर अक्षरों की गणना, गढ़, यति, तुक, लय आदि विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना को क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। साथियों, किसी भी काव्य को लिखने में तीन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक रस, एक छंद और एक अलंकार। इन तीनों नियमों को ही हम क्या कहते हैं? रीति। मैं जब आपको हिंदी साहित्य में रीति काल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रीति काल में जो रीति काल को तीन भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये किस आधार पर बांटा गया है? रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि आए, रीति सिद्ध में कौन कौन से आए और रीति मुक्त में कौन कौन से आए? तो वो है आपका रीतिकालीन, जो कि आप हिंदी साहित्य में जानोगे आप मेरे साथ। ठीक है, बहुत जल्द आपके लिए रीतिकाल भी आने वाला है मेरे साथ। लेकिन आज की जो क्लास है वो है मेरे प्यारे दोस्त छंद। किसे कहते हैं छंद? एक नजर डालिएगा। वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि कोई खुशी मिलती है, आह्लाद का मतलब ही होता है खुशी, जहां खुशी पैदा हो, खुशी मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब जो डेफिनेशन मैंने ओरली बोली, आप ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए, एक नियम होते हैं छंद को लिखने के पीछे, कोई ना कोई नियम होता है। आपने देखा होगा मैथमेटिक्स, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई फॉर्मूला लगा रहता है। हिंदी में बहुत सारी चीजों के पीछे एक व्याकरणिक नियम चलता है। तो यहाँ एक काव्यशास्त्र का नियम यह है कि जब भी छंद के निर्माण करेंगे आप, तो उस निर्माण में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। जैसे मात्राओं की गणना होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से इनकी संख्या होनी चाहिए, मात्राएं छोटी और बड़ी का क्या लय है, ये तुक क्या है, गढ़ किसे कहते हैं, इन सभी नियमों को मिला करके जब हम एक रचना करते हैं, उसी पर्टिकुलर रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो आज अभी हम जानेंगे छंद के परिचय में कि छंद के बेसिक्स पॉइंट क्या क्या है, एग्जाम में क्या क्या चीजें मे बी पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, ये सारी चीज हमें जाननी है। तो एक एक करके बड़े बारीकी से हम लोग जानेंगे साथियों आज की इस क्लास में। यहां पर बोला गया है हमें कि छंद में धातु, हर शब्द किसी न किसी धातु से मिलकर के बनता है। आपने क्रियाओं में जाना होगा कि लिखना लिख धातु से बना है, पढ़ना पढ़ धातु से बना है, ठीक है, मरना मर धातु से बना है। ठीक उसी प्रकार से कोई ना कोई शब्द किसी ना किसी धातु से बना होता है, या फिर उस शब्द की उत्पत्ति किसी अदर भाषा से की जाती है। इंग्लिश में हम कहते हैं ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। आपने देखा होगा, हम और आप अभी हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है। हिंदी शब्द हिंदी भाषा का ना होकर के अरबी भाषा का शब्द है। तो आइए जानते हैं कि छंद में किस धातु का प्रयोग होता है और किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, छंद शब्द में जिस धातु का प्रयोग होता है उसका नाम है छद या फिर छिद। हिंदी जगत के कुछ विद्वान कहते हैं कि छद से छंद बना है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया, छिद से ही छंद बना है। और
जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है आवरण करना। आवरण का मतलब होता है भैया जी ढकना। आप ये कह सकते हैं आवरण का मतलब होता है किसी को कवर अप करना, या फिर आप ये कह सकते हैं किसी को खुश करना। ये लीजिए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग। तो मेरे प्यारे दोस्त, छंद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है। किस वेद में? ऋग्वेद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। छंद के जनक कौन है? किसे कहा गया है आखिरकार छंद का जन्मदाता? तो छंद के जनक जो हैं उनका नाम है आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल, यही भैया जी आपके छंद के जन्मदाता कहे जाते हैं। अगला पॉइंट, छंद का दूसरा नाम क्या है? छंद को हम और किस अन्य नाम से जान सकते हैं? तो छंद को अन्य नाम से जाना जाता है, वो है आपका पिंगल शास्त्र। छंद शास्त्र को ही पिंगल शास्त्र कहा जाता है। अगला पॉइंट, छंद पर लिखित, यानी जब छंद आया तो छंद पर लिखने वाली लिखित पहली पुस्तक हुई होगी, कोई ना कोई तो हुई होगी। तो देखिए, छंद पर लिखने वाली, छंद पर लिखित सर्वप्रथम पुस्तक, सर्वप्रथम पुस्तक जिसका नाम है छंद सूत्र। छंद सूत्र, तो कुछ लोग इसी को ही छंदमाला कहते हैं। ये जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है? तो आप याद रखें, इसके राइटर का नाम है केशव दास। केशव दास का नाम तो आपने सुना ही होगा कि हिंदी साहित्य में ये अपने आप में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर मैं बात करूं काल के अनुसार, समय के अनुसार, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें मेरे दोस्त रीति काल का प्रवर्तक माना है। और काल के अनुसार ये आते हैं आपके भक्ति काल में, लेकिन वास्तविक रूप से ये एक काव्य शास्त्री रहे हैं। और इसी कारण से इन्हें जो जाना जाता है वो एक रीतिकालीन कवि के नाम से जाना जाता है। रीति का शाब्दिक अर्थ होता है बंधा हुआ या किसी के बारे में बोलना, बंधना। और किसका मतलब होता है बंधना? यहां रीति का मतलब तो बंधना हो गया, यानी वो लोग जो काव्य शास्त्रों के नियम में बंधे हुए थे। रीति काल को 3 भागों में बांटा जाता है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। रीतिबद्ध का मतलब होता है उस काव्य शास्त्र के नियमों में बंधे रहना। एक मुक्त का मतलब होता है भैया जी जो काव्य शास्त्र के नियमों को जानते ही नहीं हैं, उनसे अलग रहते हैं, उसे हम कहते हैं रीति मुक्त कवि। और रीति अगर मैं सिद्ध की बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि जिन्हें काव्य शास्त्र के नियम तो पता थे, उन्हें सारे रूल्स और रेगुलेशन पता थे, लेकिन उन्होंने उन्हें फॉलो नहीं किया, बस केवल इतना अंतर है। इसके बारे में डीप थ्योरी, डीप स्टडी करेंगे बहुत जल्द। मेरे आपके पास एक वीडियो आने वाली है मेरी, जिसे हम रीतिकालीन कवियों में जानेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा यहां से कि छंद को उर्दू और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो छंद को उर्दू में कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त रुकन, और छंद को अंग्रेजी में कहा जाता है मीटर। ठीक है, छंद का सम्राट किसे कहा गया है? सम्राट का मतलब बादशाह। बादशाह कौन होता है? जो सबसे ज्यादा छंद का प्रयोग करा। तो कहा जाता है कि सम्राट का जो बादशाह है उसका नाम है चंद्रबरदाई। आपको याद होगा ये वही चंद्रबरदाई हैं जिनका हिंदी साहित्य में सबसे पहला महाकाव्य जाना जाता है, और उसका नाम है पृथ्वीराज रासो।
चंद्रबरदाई आप जानते ही हैं कि ये पृथ्वीराज के एक दरबारी कवि रहे थे, ठीक है। और आपने सुना होगा कि चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के युद्ध का वर्णन किया, इनकी वाइफ जो संयोगता थी उनके बारे में लिखा, इनके जितने भी जीवन शैली आप कह सकते हैं, जीवनचर्या जिसे आप कह सकते हैं, पूरी लाइफ स्टोरी उन्होंने लिखी। लेकिन पुस्तकों में ऐसा कहा गया है कि चंद्रबरदाई जब पृथ्वीराज रासों की रचना कर रहे थे तो ये बुक कंप्लीट भी ना हो पाई, और उससे पहले ही क्या हो गया, इनका देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद ये जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासों, ये मेरे दोस्त इनकम्प्लीट रह गई। आपने देखा होगा प्रेमचंद का एक अधूरा उपन्यास है जिसका नाम है मंगलसूत्र, क्लियर है। लेकिन ये भी अधूरी थी, तो ये पूरी की गई। किसने पूरा किया इसे? चंद्रबरदाई का एक चौथा आदर्शवादी बेटा था जिसका नाम था जलहण। जलहण ने ही पृथ्वीराज रासों को कंप्लीट किया मेरे साथियों, ठीक है। और पता है इसे चंद्रबरदाई को छंद का सम्राट भी कहते हैं, और याद रखना साथ ही साथ में इसे छंद का बादशाह भी कहा गया है, ठीक है। और क्यों कहते हैं, आइए इस बात पे और एक जिक्र डालते हैं। कहते हैं कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में लगभग 68 प्रकार के छंदों का विवरण किया है। इस वजह से चंद्रबरदाई को छंद का सम्राट या छंद का बादशाह कहा गया है। छंद का गोदाम या अजायब घर किसे कहते हैं? गोदाम आप जानते ही होंगे, वेयर हाउस जहां पर रॉ मटेरियल्स वगैरह रखे जाते हैं। तो कहा जाता है कि छंद का गोदाम को ही अजायब घर कहते हैं, जो कि एक उर्दू शब्द कह सकते हैं आप इसे। तो छंद का जो आयाब घर है उसका नाम है रामचंद्रिका, ठीक है। रामचंद्रिका पुस्तक में प्रभु श्री राम के बारे में बताया गया है, और इसके राइटर कौन है भैया? इसके राइटर हैं आपके केशव दास, ये लीजिए। तो ये अभी जो प्रक्रिया है यहां पर समाप्त नहीं होती है, इसमें और क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आइए जरा जिक्र डालते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट लेवल की, तो देखिए पूछा जाता है एग्जाम में कि छंद के अंग कितने हैं, तो आप बताएंगे भैया छंद के अंग होते हैं 7। कौन कौन से छंद के 7 अंग हैं? तो आइए जानते हैं। मात्रा, वर्ण, एक ही मान सकते हैं आप इसे, चरण, संख्या, क्रम या पद, आप इसे एक मान लीजिए 2। एक होता है लय, एक होता है यति, एक होता है भैया जी गति, एक होता है भैया जी आपका तुक, और एक होता है आपका गढ़। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो छंद के अंग कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। कुछ लोग लय को नहीं मानते तो कुछ लोग इनको इसमें रख देते हैं, कुछ कंबाइन कर देते हैं। तो टेंशन फ्री रहिए, इन सब चीजों पे जोर मत दीजिए कि सर हमने इस पुस्तक में पढ़ा था, यहाँ पर छंद के रंग अलग अलग दे रखे हैं, हमने उनसे पढ़ा था। ऐसा कोई भी नहीं है। आप समझदार व्यक्ति हैं, अच्छे से समझिएगा, जब मैं समझाऊं उसके बाद आप डिसाइड करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, छंद का प्राण किसे कहा गया है? यानी जिसे हम कहते हैं जान, छंद में जो जान है, छंद की जो जान है मेरे दोस्त, वो है तुक। अभी मैं आपको बताऊंगा कि लय किसे कहते हैं, यति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, तुक किसे कहते हैं, सारी चीज। इसके बाद हम जानेंगे कि छंद के गुरु कौन है। छंद के गुरु जो नाम दिया गया है, छंद के जो गुरु माने गए हैं, उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। त्रिपाठी निराला,
आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जो कि आधुनिक काल, जो हिंदी साहित्य का है आधुनिक काल, उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला बांटा था इन्होंने भारतेंदु युग, नंबर दूसरे पे आता है आपका द्विवेदी युग, और नंबर तीसरे पे आता है छायावादी युग। छायावादी युग के 4 स्तंभ माने गए हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। इन चारों को ही छायावादी युग का स्तंभ कहा गया है। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं और ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बोला ना, साहित्य की क्लास आएगी तब देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, छंद के भेद, छंद के प्रकार या भेद कितने हैं? तो छंद साथियों यहां पर आपके 3 प्रकार के भी हैं। मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूं। यहां पर 2 प्रकार के भी हैं, यहां पर 3 प्रकार के भी हैं, यहां पर 4 प्रकार के भी हैं। अब ये सर, ये 2, 3, 4 कौन कौन से, पूरी डिटेल लीजिए आप मुझसे। नंबर फर्स्ट है आपका एक मात्रिक छंद, नंबर सेकंड होता है आपका भैया जी वार्णिक छंद, नंबर 3 होता है आपका मुक्तक छंद, और नंबर चौथा होता है आपका अर्ध वार्णिक या विवृत छंद। ये इस तरीके से आपके 4। लेकिन हमें जो देखना है ना एग्जाम की दृष्टि से, वो हमें जो पढ़ने हैं वो केवल और केवल ये 2 पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप बस इतना फोकस बनाए रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए छंद के भेद कितने हैं, तो आप मेंशन करेंगे मेरे प्यारे दोस्त 2, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो है जिसका हिस्सा है वो केवल और केवल मात्रिक छंद और वर्णिक छंद का है। मुक्तक छंद हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होता, ना ही तो हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है, इस वजह से ये एक सिलेबस का एक बाहर का पार्ट है, आप ये कह सकते हैं। तो हमें जो पढ़ना है इसमें केवल मात्रिक और वर्णिक छंद के बारे में जानना है। फिर मात्रिक छंद को भी हम 3 भागों में पढ़ते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम सममात्रिक छंद। दोहा, सोरठा, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, रोला, कुंडलियां, छप्य। फिर हम पढ़ते हैं सवैया छंद, इंद्रवज्जा छंद, उपेंद्रवज्जा छंद, शिखरणी, कवित, मलिन छंद, तोटक छंद, ध्रुववंतिका, वसंत तलिका। ये सारे छंदों के बारे में जानेंगे आप मेरे साथ। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसी से हमने ये जान लिया कि इसके बेसिक्स पॉइंट क्या थे। अब हम जानेंगे कि सर इसमें मात्राएं कैसे लगाते हैं, इसमें जो गढ़ है वो क्या है। आप एक बार रस के अंगों को क्लियर करिए, तो बारी बारी से एक एक अंग को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। मात्रिक छंद में बच्चों केवल और केवल मात्राओं का सिलसिला रहेगा, और वर्णिक छंद में बेटा मेरा केवल और केवल वर्णों की काउंटिंग रहेगी। मतलब मात्रा तो रहेंगी रहेंगी, साथ में वर्णिक रहेंगी। और अगर मुक्तक छंद की बात करूं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके अंतर्गत आ जाता है, लेकिन जिसका जिक्र हमारे एग्जाम में है नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इनके अंग के बारे में। चलिए, छंद के अंग। तो बच्चों हमने देखा कि छंद के अंग जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर फर्स्ट मैंने क्या बोला था आपसे, वर्ण लिख लो या फिर आप मात्रा लिख दो। ठीक है, नंबर सेकंड क्या था आपका, पद मान लीजिए, चरण कह लीजिए, या फिर संख्या कह लीजिए, या फिर क्रम कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर थर्ड आता है आपका, अब तो आप कुछ भी लिख ले, लय। नंबर 4 है आपका यति। नंबर 5 है आपका तुक। नंबर 6 पे आता है भैया जी आपका गति। और नंबर 7 है आपका गढ़। साथियों
ओरली बहुत अच्छे से समझ पाओगे, आप समझ जाइएगा। वर्ण और मात्रा, अगर मैं आपसे लिखता हूं, देखिए ये अ, या मैंने लिखा आ, या मैंने लिखा ई, तो ये अपने आप में एक वर्ण है या नहीं? ये अपने आप में वर्ण है या नहीं? और यही अपने आप में क्या है? एक प्रकार से मात्रा है। तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है, वर्ण और मात्रा एक ही है। अगर मैं बात करूं पद या चरण या संख्या की, तो देखिएगा पद और चरण किसे कहते हैं। जैसे एक दोहा लिख रहा हूं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंक्ति को छाया ना लागे, फल लागे अति दूर। आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। मान लीजिए, ऐसी वाणी बोलिए, कौमा, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो आप ये देखिए, ये जो पैटर्न मैंने लिखा है, तो भैया ये वाला जो पार्टीशन है ना, इसी को आप कह सकते हैं पद या फिर चरण। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। क्या गुरुजी 4 से अधिक चरण भी होते हैं क्या छंद में? बिल्कुल होते हैं मेरे दोस्त। ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई देखिए जरा, आप इसे कहेंगे पहला चरण, इसे कहेंगे दूसरा चरण, इसे कहेंगे तीसरा चरण, और इसे कहेंगे चौथा चरण। ये सारी चीज। अब हम बात करते हैं लय। लय का मतलब होता है एक प्रकार से आप टेम्पो इंग्लिश में। देखिए लय मैं आपको समझाऊं, जब आपका दोस्त कोई गीत गाता है आपके साथ, और उस गीत का लय खराब हो जाता है, गड़बड़ कर जाता है, डगबगा जाता है, तब आप क्या करते हैं? अरे यार क्या गा रहा है यार, पूरी लय खराब कर दी आपने। यानी कि एक सीक्वेंस में, फ्लो में जो गाया जाता है, फ्लो आप कह सकते हैं। ठीक है। तो उस फ्लो में न गावे, उसी को हम लय कहेंगे। तो समझ गए होंगे आप। जैसे देखिएगा कि लय का मतलब मैं आपको बताता हूं। अगर कोई गाना है, कोई सॉन्ग है, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड आप गाना ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। अब आप देखिए, इस गाने को मैंने गा करके सुनाया है, तो आप कहेंगे सर लय अच्छी है। और अगर इसी गाने को अगर मैं गा के ना सुनाऊं, अगर मैं आपको इसे स्टोरी वे में सुनाऊं, जैसे बच्चों, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना मेरा साथ, ओ मेरे प्यारे हम नवाब। आप खुद सोचिए, अगर मैं इस गाने को अगर स्टोरी वे में सुनाऊं, पसंद नहीं आया होगा। और अगर मैं किसी स्टोरी को अगर मैं गा करके सुनाऊं, तो वो पसंद नहीं आएगा। जैसे स्टोरी सुनते थे ना बचपन में हम, कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। अगर इसी चीज को अगर मैं गा के सुनाऊं तो अच्छा लगेगा। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। आप बताइए, स्टोरी को अगर मैं गा करके सुना रहा हूं अच्छा लगेगा? वैसे तो मेरी आवाज अच्छी नहीं है, वो मुझे भी पता है, तारीफ मत करिएगा आप। तो आप खुद सोचिए कि कोई फायदा हुआ नहीं। इसे हम कहते हैं लय। यति का मतलब होता है एक प्रकार से, एक प्रकार से क्या, इसका मतलब होता है स्टॉप, यानी रुकावट। आप खुद सोचिए कि आप जो है एक सांस में सारी चीज तो नहीं बोल सकते, नहीं गा सकते, कहीं ना कहीं पर आपको स्टॉपेज तो लेना पड़ेगा ही। उसी स्टॉपेज को कहते हैं हम यति। अगर आप लिखित तौर पे जानना चाहते हैं तो देखिए मेरे दोस्त, ये आपको कॉमा दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना, ये इन्हीं को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। आप एक सांस में सारी चीजें नहीं बोल सकते, तो जहां पर बोलने के दौरान आप जो हल्का सा विराम लेते हैं, हल्का सा रुकते हैं, उसी विराम और रुकावट को क्या कहते हैं? यति कहते हैं।
तुक। तुक का मतलब होता है राइम्स, यानी यानी एंडिंग साउंड, एंडिंग साउंड यानी अंतिम ध्वनि। किसी भी काव्य या पद्य की अंतिम ध्वनि अगर एक समान होगी ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तुक कहते हैं। जैसे देखिएगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। आप देखेंगे लास्ट में दोनों में सेम वर्ण आ रहे हैं, और ध्वनि किसकी सेम आ रही है? कॉमन ध्वनि आ रही है भैया जी आपकी ओए की। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं मेरे दोस्त। बात आती है मेरे प्यारे भाई अब कि गति किसे कहते हैं। गति आप जानते हैं भैया जी, स्पीड। हर किसी काव्य को पढ़ने के लिए एक गति निर्धारित की जाती है। अगर ये सारी की सारी चीज मैं आपको समझा पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, तो एक निश्चित एक प्रॉपर स्पीड, इस गति से बोल रहा हूं। अगर इसी स्पीड को मैं तेज बोलूं, जल्दी जल्दी करके बोलूं, तो शायद क्या आप लोगों को समझ आएगा? नहीं आएगा ना। यदि इस स्पीड को अगर स्लो कर लिया जाए और मैं बड़े आराम से, दिक्कत आ रही नहीं आई? तो हमेशा उस लहजे में आप उसे पढ़िए, उस स्पीड से आप उसे पढ़िए जो एक निर्धारित की जाती है। जैसे कहते हैं ना कि हमारा जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान 52 सेकंड में गाया जाता है। वो एक अलग बात है कि कुछ लोग 53 हो जाते हैं, किसी को 50 में खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अगर मैं बात करूं भैया जी गढ़ की, गढ़ किसे कहते हैं? ये है आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां से एग्जाम में, यहां से जरूरी नहीं है क्वेश्चन आए, लेकिन यहां से जरूरी है, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, किसे कहते हैं गढ़? आइए जानते हैं। तीन अक्षरों का जो समूह होता है उसे कहा जाता है गढ़। तीन अक्षर का मतलब मेरे प्यारे दोस्त केवल तीन अक्षर होने चाहिए। कितने? केवल तीन अक्षर। ठीक, ना ही तो मुझे 2.25 चाहिए, ना ही मुझे 2.5 चाहिए, ना ही मुझे 2.25 चाहिए, ना ही मुझे 3.25, 3.5, 9 नहीं, मुझे एग्जैक्ट 3 चाहिए होंगे। गढ़ कितने प्रकार के होते हैं यदि आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा 8 प्रकार के। कौन कौन से 8 प्रकार के गढ़ हैं? आइए जानते हैं। खगड़, नगड़, और ये हो गया भैया जी तगड़। 1 2 3 4 5 6 7 8। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ और सगड़। ठीक है, तो ये हमने जाने 8 प्रकार के गढ़। कुछ बच्चे शायद पहले से ऑलरेडी छंद को पढ़ चुके होंगे, तो उन्हें शायद ये बात पता होगी। ठीक है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं जो नए बच्चे, जो नए साथी मेरे साथ जुड़े हैं, इन्हें अगर आप सीक्वेंस में याद करना चाहें तो आप इन्हें एक ट्रिक के माध्यम से, और वो ट्रिक क्या है? य माता राजभानस लगा, ये लीजिए। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको पढ़ याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। य से होता है यगड़, म से होता है मगड़, त से तगड़, र से रगड़, ज से जगड़, भ से बगड़, न से नगड़, स से सगड़। लेकिन मेरे भाई ये ल से लगड़ और ग से गगड़ कुछ नहीं होता। गुरुजी नहीं है, फिर यूज क्यों किया? तो ये अभी आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि मैंने ये क्यों लिखा है। इन गढ़ों को पढ़ने से पहले आपको मात्राओं पे एक छोटा सा ध्यान देना होगा। जैसे देखिए, अ, ई, उ और री।
अगर किसी भी शब्द के किसी भी अक्षर पर अ, ई, उ या री की कोई मात्रा होगी तो उसकी हमेशा एक मात्रा गिनी जाएगी, और उसी एक मात्रा को जो चिन्ह दिया गया है एक मात्रा के लिए वो इस प्रकार का है, और इसे हम चिन्ह को कहते हैं खड़ी पाई और इन मात्राओं को कहते हैं लघु। अगर इनके अलावा किसी शब्द पर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, अंग और ये बड़ी अंग, अगर किसी शब्द पर इनकी कोई मात्रा लगी हो तो उसकी कितनी मात्रा गिनी जाएगी? 2, और वो इस प्रकार से बनाया जाएगा और इसे कहते हैं भैया जी गुरु। जबकि इस सिंबल का जो नाम है वो है वर्तुल, इसे हम कहते हैं खड़ी पाई, इसे कहते हैं वर्तुल, एक मात्राओं को कहते हैं लघु और बड़ी मात्राओं को कहते हैं गुरु। तो कहा जाता है कि यगड़ पर जो मात्राएं होती हैं वो पहली लघु और बाद की 2 गुरु होती है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, मैंने लिखा पिताजी। अब आप मेरे प्यारे दोस्त देखिएगा कि पिताजी में जो प है, प पे किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की। छोटी ई की कितनी है? 1, तो देखिए भैया जी 1। ता पे किसकी लगी है? बड़े आ की। बड़े आ की कितनी होती है? 2, तो बच्चों देखिए ये रही 2। ज पे किसकी लगी है भैया जी? देखिए बड़ी ई की। बड़ी ई की कितनी है? 2, ये रहा 2। ये मैं अपने घर से नहीं बना के लाया हूं बच्चों, ये नियम है, आपको ये मात्राएं याद रखनी पड़ेगी। मगध पे कहा जाता है कि तीनों की तीनों मात्राएं गुरु होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा माता जी। अगर हम बात करेंगे तगड़ की, तो तगड़ पे जो मात्राएं होती हैं पहली 2 बड़ी और लास्ट की छोटी होती है, ठीक है। अगर हम तगड़ की बात करें, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा आधार, तो आप देख पा रहे हैं आ पे 2, धा पे 2 और र पे 1। अगर मुझे रगड़ की मात्राएं चाहिए तो देखिएगा पहले बड़ी आएगी, उसके बाद छोटी और फिर उसके बाद बड़ी। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा मेरे प्यारे भाई साजना। समझ आ रहा होगा आपको। सा पे देखिए 2 है, ज पे 1 है, ना पे 2 है, ठीक। अगर मैं बात करूं जगड़ की, तो जगड़ पे भैया जी पहले छोटी फिर बड़ी और उसके बाद आती है फिर छोटी। जैसे मैंने लिखा भैया जी गणेश। भगड़ पे जो मात्राएं आती हैं पहले बड़ी फिर छोटी और फिर छोटी, मैंने लिखा भैया जी साजन। नगड़ पे तीनों की तीनों छोटी होंगी, मैंने लिखा मेरे साथी सजन। सगड़ पे पहली छोटी फिर दूसरी छोटी फिर बड़ी, मैंने लिखा भैया जी सजना या सजनी। ये लीजिए। कुछ बच्चों की समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि गुरुजी इस ट्रिक के माध्यम से आपने हमें ये तो बता दिया, लेकिन इसे कैसे याद करना है ये तो हमें समझ नहीं आ पा रहा। तो मेरे प्यारे दोस्त देखिएगा, ये सारी चीजें तसल्ली से बताई जाएंगी, समझे आप। देखें, मैंने यहां लिखा है यह माता राजभानस लगा, ठीक है। गढ़ किसे कहते हैं? 3 अक्षरों के समूह को गढ़ कहते हैं, और यह से होता है यगढ़। तो बच्चों आप यह से 3 अक्षर ले लीजिए। यह पे कितनी मात्रा है? 1, माँ पे कितनी है? 2, ता पे कितनी है? 2। तो यगढ़ पे जो मैंने मात्राएं लगाई है ना, वो यहीं से देख करके लगाई है, ये देख लीजिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि ये मेरे को याद है, मैं तो खुद कह रहा हूं मैंने खुद यहां से देख के लगाई है। अगर मुझसे कोई पूछ ले कि भैया मगड़ की कितनी मात्राएं होती है, जरा एक बार मगड़ की मात्राएं और बता दीजिए आप मुझे, तो मैं तो सीधा बोलूंगा कि भाई देखो मैंने म से 3 अक्षर लिए हैं, मैंने म से 3 अक्षर लिए हैं। माँ पे कितनी है? 2, ता पे कितनी है? 2, रा पे कितनी है? 2। ये सारी मात्राएं देखो इनके बलबूते पे लगाई जा रही हैं। मगड़ की कितनी मात्राएं आ गई? 2 2 2, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे भैया सगड़ की मात्राएं, तो देखिए 1 1 2, 1 1 2। अब आपको पता चल गया होगा कि इस ट्रिक में ल और ग का इस्तेमाल क्यों किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप खुद सोचिए कि सारी की सारी चीज हो गई केवल एक छोटे से शब्द में, इसे कहते हैं गढ़। एग्जाम में बात आती है कि क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए चलते हैं सारी की सारी चीज समझते। कुछ शब्द होते हैं जैसे कि मैंने लिखा आप लोगों के लिए न्याय,
मैंने लिखा भैया जी अन्याय, मैंने लिखा मेरे साथियों दुष्कर्म, ठीक है, मैंने लिखा आप लोगों के लिए उज्जवल। ये लीजिए, देखिए अभी तक जो भी मात्राएं थी वो बड़ी आराम से हो रही थी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपको बोल देगा कि भैया एक शब्द लिखा है हमने संगीता, बताइए इस पे कौन सा गढ़ लगा हुआ है। तो आप संगीता में गढ़ कैसे पहचानेंगे, आप मात्राएं लगा लें। स पे किसकी मात्रा लगी है, अंक की मात्रा लगी है, अंक की कितनी होती है मात्राएं, दो, अब दो लिख दीजिए। ग पे किसकी लगी है, बड़ी ई की, बड़ी ई की होती है दो, बच्चों दो लिख दीजिए। ता पे बड़े आ की है, कितनी होती है, दो होती है। पूछेगा संगीता में कौन सा गढ़ है, तो आपके चार ऑप्शन होंगे जिसका आंसर बन जाएगा आपका मगध। लेकिन अगर हमारे शब्द में कोई बीच में आधा अक्षर या स्टार्टिंग में आधा अक्षर आ जाए तो गुरुजी उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो उस कंडीशन में देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर किसी भी शब्द की स्टार्टिंग में आधा अक्षर होगा तो उसे कभी भी काउंट नहीं किया जाएगा। यहां पे कितनी है, दो, और यहां पे है एक। अब न्याय में किसी प्रकार का कोई गढ़ नहीं है क्योंकि गढ़ के लिए मुझे तीन अक्षर चाहिए थे, इसमें तीन अक्षरों का समूह नहीं है। क्लियर। बात करते हैं अन्याय की। देखिए मैंने अभी बोला कि अगर शुरुआत में आधा अक्षर होगा तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर किसी शब्द के बीच में आधा अक्षर होगा तो वो आधा अक्षर अपने से पहले वाले में जाकर के जुड़ जाएगा, और जैसे ही वो अपने से पहले वाले में जुड़ेगा वो तुरंत उसे दो मात्रा बना देगा। अगर वो सिंगल है तो डबल बना देगा, डबल है तो डबल रहेगा। अब ये न जो है वो अ में मिल गया तो भैया मिलके कितनी मात्रा बना दी, दो। यहाँ पे कितनी है, दो, यहाँ पे कितनी है, एक। अब आपको अन्याय में गढ़ देखना है कि गढ़ कौन सा है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप एक ट्रिक लिख लीजिए, यह माता राज भानस लगा। ये ट्रिक लिखने के बाद आप क्या करेंगे, देखें आप मात्राएं लगा लें, एक दो दो दो, एक दो, एक 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 दो। अब आप देखिए यहां पर कौन सा ग्रुप है आपके लिए, दो दो एक का ग्रुप है। दो दो एक का ग्रुप किस में आ रहा है, दो दो एक का ग्रुप किस में आ रहा है बच्चों, इसमें आ रहा है। और इसकी शुरुआत किससे हो रही है, त से हो रही है। इसका मतलब अन्याय में कौन सा गढ़ हमें देखने को मिलता है, तगड़ देखने को मिलता है। अगर मैं दुष्कर्म की बात करूं तो देखिए ये जो षटकोण वाला श है ये द में जुड़ गया, दो मात्रा। मैंने वर्णमाला में बताया है कि इस प्रकार का जो र होता है ये रैफ होता है, अपने आप में एक आधा वर्ण होता है। तो ये आधा अक्षर क में मिलेगा तो कितनी मात्राएं बन गई, दो। अब म पे कितनी आई, एक। तो दो दो एक का विधान किसमें है, सेम वही कंडीशन, इसमें भी यगड़ आ गया। अगर मैं उज्जवल की बात करूं, चाहे उज्जवल में बीच में आधे दो बैक टू बैक अक्षर आ जाएं, चाहे तीन आ जाएं, चाहे चार आ जाएं, वो सब आधे अक्षर इस ऊ में जुड़ जाएंगे तो कितने बन जाएंगे, दो। व पे एक, ल पे एक। आइए जानते हैं कि दो एक एक वाला कौन सा ग्रुप है। अब आप देखिएगा दो एक एक वाला जो ग्रुप है हमारे पास वो ये है बच्चा, और इसकी स्टार्टिंग भ से है। इसका मतलब उज्जवल में कौन सा गढ़ है, आप बताएंगे भैया जी इसमें भगड़ है। इसी के साथ छंद में आज की क्लास में हमने जाने काफी सारे बेसिक्स पॉइंट्स। हमने जाना कि भैया जी गढ़ किसे कहते हैं, छंद के अंग कितने, छंद के फैक्ट क्या क्या है। आशा करता हूं कि क्लास बड़ी समझ आई होगी, लाजवाब पसंद लगी होगी बहुत अच्छे से, कोई बिना दिक्कत के। इसी के साथ मुलाकात करेंगे अगली क्लास में जिसमें मैं आपको बताऊंगा मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं और मात्रिक छंद में मात्राओं पर किस प्रकार से मात्राएं लगाई जाएंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगली क्लास में वार्णिक छंद। तब तक के लिए मैं प्रदीप सर अलविदा कहना चाहूंगा। जय हिंद।